मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम और आईनी बहरान पर अब क्या होने जा रहा है। हर तरफ चमगोइयां जारी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई में पंजाब को जो इलेक्शन हुआ था उस पर अब तक जो है वो फंड्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं हुए। अगला लाहमल क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा सकती है या सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर जारी कर सकती है कि वो फंड जारी कर दें। इस वक्त जो गहमा गहमी की सिचुएशन है इसको आईनी तौर पर किस तरह देखा जा रहा है। इस वक्त बरतानिया के मशहूर माहिर कानून राशिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। राशिद भाई अब टीवी पे लगाएं तो हर वक्त चमगोइयां जारी हैं। हर आम शख्स के जुबान पर एक ही अल्फाज हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या 14 मई को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बज़ाहिर तौर पर तो हुकूमत बज़िद है कि वो 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाएंगे और एक बयानिया लेवल प्लेइंग फील्ड का भी आ रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं होंगे। अगर हुकूमत 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाती तो क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगेगा और क्या कानूनी तरीकाकार है इसका। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर असम्बली की डिसोल्यूशन होती है तो आपने इलेक्शन 90 डेज में करवाने होते हैं, जो कि अब ऑब्वियसली एक निगरान हुकूमत वहाँ पे पंजाब में मौजूद है और इसी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट्स आती हैं कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करें। अब उसमें अगर वो कंडक्ट नहीं होते, जैसे इस वक्त दो इश्यूज हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा, एक तो ऑब्वियसली फाइनेंसिस के इशू हैं कि जी पैसे नहीं है हुकूमती खजाने में, दूसरा सिक्योरिटी का इशू है। देखिए ये कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है जिसकी वजह से आप इलेक्शंस रोक सकें। हुकूमतें चलती हैं, मुल्क चलते हैं और हुकूमत का ये फर्ज होता है कि इलेक्शंस में फंड्स मुहैया करे। कोई बहुत सारे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो जिसमें फर्स्ट करो सैलाब आया हो या ऐसी चीज हो कि वोटर पहुंच ही ना सके, तो फिर तो बात बनती है। यहाँ पे तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और उसमें अगर कोई पार्टी या हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है और उसमें अगर अदलिया अपना कोई रोल अदा करना चाह रही है तो उसको करने देना चाहिए। अब दूसरी तरफ अदलिया के कुछ मुताज़े फैसले भी हैं, उसमें अदलिया के कुछ अच्छे फैसले हैं, कुछ जो हैं मैं ये समझता हूँ थोड़े अग्रेसिव फैसले, क्योंकि जजेस जो होते हैं वो कभी भी अग्रेसिव नहीं होते। अगर जज अग्रेसिव होता तो मीन्स कि उसने किसी चीज़ को पर्सनल लिया और उसने अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के कोई काम किया। तो ये एक डिफरेंट सी सिचुएशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बनी हुई, जो पहले माजी में ऐसे नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से डिवीजन है इस हवाले से। बाकी अब देखते हैं चीफ जस्टिस ने जिस तरह नया बेंच भी बनाया है, वो तो खैर एक डिफरेंट टॉपिक है उसके हवाले से, बट मैं इस पर सर्टन हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। अगर नहीं होते तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो सकता है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा राशिद भाई, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की है, इस वक्त टाइमिंग बड़ी अहम है कि अभी आपने देखा होगा हाई कोर्ट में वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर जो है वो नहल कर दिया गया है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। तो क्या ये टाइमिंग क्या लग रही है, उनको नहली को किस तरह देख रही है। क्या ये भी एक वाज़ेह पैगाम है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी दिया जा रहा है कि अगर आप हकमान नहीं मानेंगे तो ये जो तलवार यहाँ पर भी लटक सकती है। तो क्या आप भी ये देख रहे हैं सिचुएशन। देखिए, सरदार तनवीर इलियास के हवाले से मैं ये समझता हूँ बहुत अग्रेसिव स्टेप था, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ऐसा कानून होता है जो पाकिस्तान या इंडिया में या इस किस्म की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उसमें बहुत हार्शली यूज किया जाता है। यहाँ पे यूरोप में या जो अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून उस तरह नहीं इम्प्लीमेंट होता या उस तरह उसको हार्शली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता जिस तरह हमारे उधर यूज किया जाता है। तो ये एक अग्रेसिव डिसीजन था सरदार तनवीर इलियास का। हो सकता है ये मैसेज देने के लिए किया गया हो हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। बट अगेन अगर फर्ज करें ये मैसेज डिलीवर नहीं भी होता और वो इलेक्शन नहीं होते और शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से नाहल कर दिया जाता है तो ये भी एक पॉइंट स्कोरिंग होगी नून लीग के पास, क्योंकि नून लीग के पास पहले आपने देखा होगा 2-4 हफ्ते पहले कोई बयानिया खास नहीं था। जब से जजेस का इशू आया तो उनके हाथ में भी एक बयानिया आया जिसकी बेस पे सियासत हो रही है। तो अगर कोई अपना उनकी नाहली होती है तो मैं ये समझता हूँ नून लीग के हक में वो बेहतर होगा। उन्होंने अपनी बारी ले ली है, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, अपना वो पूरी जो साल एक पूरा मसरूफ कर चुके हैं जो उनका शौक था। तो उसके बाद ऑब्वियसली आगे तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब कभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर अगले इलेक्शन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीदवार हैं जो इन्हीं की फैमिली से उम्मीदवार हैं।
तो इस पूरी सिचुएशन में हो सकता है कि एक और सियासी आप कह लें इस किस्म की सिचुएशन हो, जैसा यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुई या बाकी कुछ लोगों के साथ हुई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में उनको घर जाना पड़ा, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को भी घर जाना पड़े। अच्छा राशिद भाई, कानूनी तौर पर क्या जिस तरह जुमे के रोज उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस साहब उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को जाती हैसियत में तलब किया और साथ तमाम रिकॉर्ड भी कहा है कि जितना भी आपके पास फंड्स हैं उसका जो रिकॉर्ड है वो हमें मुहैया किया जाए, साथ ही साथ जो डिफेंस के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाया कि अब तक जो सिक्योरिटी पर आपने क्या पेशरफ की है, तो क्या हुकूमत डायरेक्ट उनको ऑर्डर्स भी जारी कर सकते हैं फंड्स के? देखिए, सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से अपने अहकाम तो दे सकता है, तो लेकिन यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं पावर्स उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि हुकूमत कानून बनाती है, अदलिया फैसले करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो इस हवाले से अगर उन्होंने बुलाया है तो वो ऑब्वियसली उनको भी ऑर्डर दे सकते हैं, पहली बात। अब उसमें पाकिस्तान के हवाले से सो मोटो के हवाले से अगर आप देखें, हमारे पड़ोस में इंडिया ने अगर आप देखें 1990 से 1941 तक 21 साल में सिर्फ 46 सो मोटो एक्शन लिए हैं उनके जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं। तो हमारे तो एक जजेस ने 46 सो मोटो लिए हुए हैं। तो सो मोटो की जो पावर है उसको प्रॉपरली पाकिस्तान में अब्यूज किया गया है। ये भी एक नुक्ता है जिसको देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे सो मोटो भी लिए गए, लेकिन बहुत सारे थे जिसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम ने भुगता भी है। अच्छा, इस मोटो पे मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल करूंगा। आज ट्विटर पर एक बहुत बड़ी जो है कंपेन इस टाइम चल रही है कि जो हुकूमत और पीडीएम की जानिब से जो जुडिशियल रिफॉर्म्स पे एक बिल पास किया गया था 2023 का, उसमें अभी तक एक्ट नहीं हुआ क्योंकि सदर साहब के भी साइन नहीं हुए। उस एक्ट से पहले आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल 11 बजे 8 रुकनी बेंच की समाअत होगी जो इस तमाम जुडिशियल रिफॉर्म्स है उसको देखेंगे। क्या आईनी तौर पर ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इसको इस बेंच पे समाअत कर सकते थे, इस बेंच पे जो है वो पेशरफ हो सकती थी? देखिए, इस हवाले से ये कि अग्रेसिव किस्म का स्टेप है पाकिस्तान की जुडिशरी का। मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए था, इसकी जरूरत थी। पार्लियामेंट के पास हक है कि कोई भी अगर वो कानून बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। उन्होंने प्रोसीजर एंड एक्ट जो भी बिल है वो पास किया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सो मोटो की उसकी पावर्स को महदूद किया या उसमें अपनी राइट दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट का हक है, वो कानून बनाने के लिए बैठे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है कि वो कानून साजी में मुदाखलत करे या उसके हवाले से अपनी आरा से पार्लियामेंट को नवाजे। उनका काम है कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उसके मुताबिक आगे फैसले करें। तो अगर ये एक उन्होंने बनाया भी है, बेंच बनाया है, मैं ये समझता हूँ इस पर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट को उस पर स्टेप लेना चाहिए और इस बेंच के हवाले से वो कानून में कोई रद्द बदल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल राशिद भाई करूंगा, क्या जजीज की लड़ाई के अंदर मुल्क को क्या नुकसान पहुंच रहा है या किसी तरह पे हुकूमत को फायदा पहुंच रहा है? क्योंकि हुकूमत इलेक्शन ना कराने का ज्यादा जवाब तो ये बना रही है कि जजिस के अंदर ही जो है वो तफरीक है। वो कहते हैं कि हम फिर भी 24 करोड़ के नुमाइंदगान है तो हमें जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप मिल बांट कर बातें करें, लेकिन सिर्फ 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें जो है वो एक दूसरे से जो है वो बात नहीं कर पा रहे। अगर आप जस्टिस उमर अता बंदयाल की बताएं तो कह रहे हैं कि अपनी जो हम रुकनी बेंच है उनको बना देते हैं, काजी फायज ईसा और दीगर जो जजेस उनको ऐड नहीं कर रहे। तो आपके ख्याल से इस तफरीक से क्या ये पॉइंट भी जो गवर्नमेंट को मिल रहा है और इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है? देखिए, इसमें बेसिकली तो उनका ये है कि फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए। जो पीडीएम है या हुकूमती पार्टियां वो ये कह रही हैं, उसमें इख्तियार तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस का है कि वो कितने रुकनी बेंच बनाते हैं। अगर उस बेंच ने कोई फैसला किया है और उस वक्त उनके पास इख्तियार था जिस वक्त उन्होंने फैसला किया सो मोटो की बेसिस पे या बाकी जो भी चीज़ें उन्होंने मद्देनजर रखी हैं, तो वो एक वैलिड फैसला है। उस पर पीडीएम का या हुकूमत का मैं नहीं समझता कि उनका वैलिड एतराज़ है। सो इस हवाले से जजेस तकसीम होते हैं, यहाँ पे जजेस की आरा डिफरेंट होती हैं। ब्रेग्जिट का आपने देखा, ब्रेग्जिट में जो पूरी प्रोसीडिंग्स होती रही यहाँ पे एक खातून की रिट के नतीजे में पूरे जजेस तकसीम नजर आए, पूरी सुप्रीम कोर्ट तकसीम नजर आई है। और ये नॉर्मल चीज़ है, ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि कभी भी जजेस की आरा सेम नहीं होती। आप नवाज शरीफ की जो आप नाहली का केस देख लें या बाकी कोई भी केसेस देख लें, उसमें आरा मुनकसिम थी, उसमें सेम यकसा आरा नहीं होती। तो इस हवाले से अगर वो 3 जजेस ने कोई फैसला दिया, मैं समझता हूँ उसका एहतराम करना चाहिए। और वो जस्टिस काजी फायज ईसा को आपके ख्याल से जुबली डे जो 50 साल आइन के पूरे होते जाना चाहिए था? देखिए, इस वक्त सिचुएशन नहीं थी जाने की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट हाउस में कन्वेंशन था। कन्वेंशन नॉर्मली तो एक इंडिपेंडेंट जगह पे रखे हुए जाते हैं। अब पार्लियामेंट हाउस में कन्वेंशन रखा हुआ था जिसको प्रिसाइड स्पीकर कर रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे असेंबली की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें सारी सियासी जमातें बैठी हैं।
तो नॉर्मली जजेस इस तरह नहीं होता कि उठ के चले जाएं पार्लियामेंट में। और अगर वो गए थे तो उनको उनकी मैंने स्पीच सुनी है, वो बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अगर उन्हें अपनी आरा देनी थी तो उस पर ही उनको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ हाजिरी के लिए जाना वो कोई बहुत ज्यादा मुनासिब क्या वॉकआउट करना चाहिए? ऐसे हालात में ये मुनासिब नहीं था। हाँ, वो किसी वक्त भी उठ के आ सकते थे। अगर वो कह रहे हैं कि सियासी तकरीरें हुई मेरी मौजूदगी में हुई, तो उनको किसी ने रोक के बिठाया तो नहीं हुआ था। कोई भी किसी वक्त भी उठ के जा रहा था पार्लियामेंट से तो वॉकआउट कर सकते थे। बहुत शुक्रिया जी। बरतानिया के मशहूर माहिर कानून जिनकी पाकिस्तान में भी गहरी नजर है, और उन्होंने आज मुल्क पे जो जारी जो आजकल के आईनी बहरान है उस पर खुल के बात की है। मुल्क पे जो उनकी जान से कहा गया कि आइन में वाज़ह लिखा हुआ 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस तरह के जवाब पैदा किए जा रहे हैं तो कहते लग ऐसा रहा है कि हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा सकती है। और जिस तरह वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल किया गया, ये पैगाम भी दिया जा सकता है कि वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी लगा सकते हैं। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती भी है तो नून लीग के पास एक बयानिया आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले उनके पास कोई बयानिया नहीं था। दूसरा उनकी जानिब से कहा गया कि जितने भी इख्तिलाफात अगर जजेस के बीच में पड़ रहे हैं तो उसका नुकसान तो अल्टीमेट हो रहा है। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट का जो जवाब है उमर अतैयाब बंदयाल साहब का ही था, तो अगर वो नहीं भी बनाते तो उनका ये इख्तियार था। और 90 रोज के अंदर जो इलेक्शन है वो हर सूरत हाल में होने चाहिए और इससे ज्यादा जो है तजवीज नहीं करनी चाहिए। दीगर जो मामला जो आजकल चल रहे हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट पे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए, तो उन पर भी उनको खुलकर कहा कि अगर पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही थी तो उनको वहां से वॉकआउट कर देना चाहिए था।